वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज़ आर ओ के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। और टॉपिक है इसमें ज्योग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और टॉपिक है सॉइल, इंडियन सॉइल। और सॉइल यानी भारत की मिट्टियाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आर ओ की परीक्षा। देखिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, समय कम है और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जितने भी ये टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो पहले प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो सकता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक या अधिक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। ठीक है, एक्सेस होने के कारण लोहे की वो अनुर्वर होता जा रहा है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इन इंडिया इज बिकमिंग इनफर्टाइल ड्यू टू एक्सेस ऑफ आयरन। लोहे की अधिकता के कारण अनुर्वर होती जा रही है, कौन सी मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लेटेराइट मिट्टी में ही लोह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटेराइट मिट्टी लोहे का अतिरेक यानी अधिकता या एक्सेस होने के कारण इनफर्टाइल होती जा रही है, अनुर्वर होती जा रही है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी है। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। लेटेराइट मिट्टी लाल रंग की होती है, इसका विस्तार केरल और महाराष्ट्र में हुआ है। इन मिट्टियों में काजू की अच्छी उपज होती है और यह नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। देखिए, लेटराइट मिट्टी में तो आयरन अधिक होगा ना, जिसमें आयरन अधिक होगा नाइट्रोजन पोटाश तो हो नहीं सकता उसमें, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। बाकी लेटराइट मिट्टी जो है वो आपको मिलेगी केरल में, महाराष्ट्र में। और काजू की खेती इसमें की जाती है, काजू टेपिकोया, लाल रंग की होती है बिल्कुल। पहला, दूसरा, तीसरा ए है इसका आंसर। देखिए, लेटराइट मिट्टी का जो है वो रंग होता है लाल, क्यों होता है, लोह ऑक्साइड के कारण। इसमें काजू की खेती की जाती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास केरल में, महाराष्ट्र में, मेघालय में पाया जाता है। यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं और यह मिट्टियां सामान्यतः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, कमी, इसलिए चौथा वाला गलत है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। विच ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। एलोवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, चूनेदार मृदा, बताइए। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल है वो है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। ये भी दो प्रकार की, खादर और बांगर। नई जलोढ़ खादर और पुरानी जलोढ़ बांगर। देखिए, जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें भी कम थी लेटराइट मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। नदियों द्वारा निर्मित जो मिट्टियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी ही है, यानी एलोवियल सॉइल, सी है इसका आंसर। देखिए, जलोढ़ मृदा जो है भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद यानी सिल्ट से होता है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसमें नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, किसमें ह्यूमस की कमी है, किसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ अधिक हैं। ये सब पूछा जाता है स्टेटमेंट बनाकर, यूपीएससी तो पूछती है। पांचवा प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाएगी बांगर, और नई पूछ ले तो खादर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, मटियार दोमट, बलुई दोमट।
सबसे कम जल धारण क्षमता इनमें से किसकी हो सकती है बताइए? बलुई दोमट, बलुई दोमट, सैंडी लोम। देखिए बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे जो है वो भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। सातवां प्रश्न है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में मिट्टी का बालू कण, मृत्तिका, गाद, मृत्तिका यानी क्ले, ठीक है, बालू यानी सैंड और गाद यानी सिल्ट। तो तीनों ही होते हैं, ये बालू भी होती है, मृत्तिका भी होती है, गाद भी होती है। तो उपर्युक्त सभी कण जो है वो दोमट मिट्टी में मिलते हैं। डी है इसका आंसर है। सामान्यतः दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल में 40% बालू के कण यानी सैंड, 40% मृत्तिका यानी क्ले, 20% गाद यानी सिल्ट के कण पाए जाते हैं। तो सारे के सारे हो गए डी। क्वेश्चन नंबर 8 दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जाना जाता है और भारत में इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में हुआ है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है और भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर हुआ है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय चरनोजम या फिर रेगुर सॉइल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है यही काली मिट्टी यानी रेगुर सॉइल। देखिए भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा एग्जाम में। 10वां प्रश्न है, भारतीय मृदा में निम्नलिखित में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है? जस्ता, लोहा, मैग्नीज या तांबा? भारत की मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है जस्ता, जिंक। देखिए भारतीय मृदा में प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में सर्वाधिक कमी है जस्ते की, जिंक की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करेवा जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय? सभी को पता होगा इसका आंसर, कश्मीर हिमालय केसर की खेती के लिए। देखिए जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेबा मिट्टी में उपजाई जाती है। मतलब जाफरान या केसर कहाँ? कश्मीर वैली, करेबा मिट्टी में। और ये जो करेबा मिट्टी है ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। 12वां प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांशु, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी? पौधे को सबसे अधिक पानी मिलेगा चिकनी मिट्टी में, ठीक है, यानी क्ले सॉइल ए। देखिए चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी की में जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, यानी सबसे छोटा देखा जाए तो? क्ले का, सिल्ट यानी गाद का, फाइन सैंड यानी बालू? बालू ठीक है काफ़ी मोटी होती है अगर आपने छुआ हो तो बालू तो इसमें सबसे बड़ी होगी, उसका कण जो है सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा होता है इसमें क्ले का, मृत्तिका का। ए है इसका आंसर। उससे बड़ी होती है सिल्ट, सबसे बड़ा देखा जाए तो फाइन सैंड। देखिए मृत्तिका यानी क्ले का व्यास जो है 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है, तो ए हो गया इसका आंसर। और गाद या सिल्ट का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के बीच में। महीन बालू या रेत या सैंड का व्यास होता है 0.06 से 2 मिलीमीटर के बीच में। बढ़ते हुए क्रम में होता तो ABC उस तरह से हो जाता। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? देखिए अगर आपको चाय के बागान लगाने हैं तो पहाड़ी ढालों पर लगाने पड़ेंगे,
ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बारिश की आवश्यकता है इसके लिए, लेकिन जल जो है वो मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए, खेत में बह जाना चाहिए, यानी अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होगी, और जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होगी। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है इसमें? जो कौन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। फसल चक्र अपनाओ, बिल्कुल। मिश्रित खेती करो, बिल्कुल। बहुफसली खेती करो, बिल्कुल। बीज संशोधन से मतलब नहीं है मिट्टी की उर्वरता का। देखिए, बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मिट्टी की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल चक्र अपनाने से, मिश्रित खेती करने से, बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। तो सी आंसर है। नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इन मिट्टियों में आयरन यानी लोहे की मात्रा अधिक होती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की कमी होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। उपरोक्त सभी विशेषताएं लाल मिट्टी की हैं। सारी तो नहीं है, एक गलत है इसमें पक्का। देखिए, लाल मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है, ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की जब इसमें कमी हो रही है तो ह्यूमस भी तो कम होगा, इसमें मॉइस्चर भी तो कम होगा। सी गलत है। सी लिखा है कि अधिक होगा, इसलिए सी गलत है, तो यही आंसर है। तो 16 का आंसर सी। देखिए, लाल मिट्टी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ रेड सॉइल। इन मिट्टियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा थोड़ी होती है। ये मिट्टी कुछ अम्लीय होती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की कमी होती है। तो फॉस्फोरस की कमी हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई, कार्बनिक तत्वों की कमी हो गई और मॉइस्चर की कमी हो गई, ह्यूमस की कमी हो गई। इन मिट्टी के कणों पर फेरिक ऑक्साइड के लेप के कारण लाल रंग से पीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, इन मिट्टी के कणों पर फेरिक ऑक्साइड के लेप के कारण रंग लाल से पीले रंग में बदल जाता है। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ आपको ये मिलेगी? लाल मिट्टी तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गोवा में, केरल में, उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के कुछ हिस्सों में मिलेगी। और लाल मिट्टी में रागी की फसल, मूंगफली की फसल, बाजरे की फसल और तंबाकू की फसल उगाई जाती है। भारत में तंबाकू कौन लेकर आया? पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, जहांगीर ने रोक लगा दी थी क्योंकि लोगों में तंबाकू पीने की आदत बढ़ती जा रही थी, तब आया था और आज तक चल रहा है तंबाकू। चलिए 17, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मिट्टी की समस्याएं हो सकती हैं? चलती नदियां, अतिचारण, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना, स्थानांतरण, कृषि, वनों की कटाई, मूसलाधार बारिश। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, वो भी स्टेटमेंट बनाकर आते हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है क्योंकि सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल मूसलाधार बारिश है भारतीय मिट्टी की समस्या। मिट्टी का क्षरण होता है इससे, अतिचारण से भी होता है। ठीक है, अतिचारण से क्या होगा? अधिक चराई से घासें खा लेंगे सारे शाकाहारी जंतु। ठीक है, फिर मिट्टी की परत दिखने लगती है और बारिश पड़ेगी तो वो वहाँ से हट जाएगी मिट्टी। बाकी पौधे जो होते हैं भले छोटे पौधे हों, लेकिन उनकी जड़ें जो है मिट्टी को जकड़ कर पकड़ कर रखती हैं। वनों की कटाई से बिल्कुल। स्थानांतरित खेती में क्या होता है? स्लैश और वर्ण कृषि भी इसको बोलते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना, ये सारे के सारे जो है कारण चलती नदियाँ भी हैं। भारतीय मिट्टी की समस्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पेड़ काटे जाते हैं, घास हटाई जाती है, वहाँ पर खेती की जाती है, फिर उस जगह को छोड़कर कहीं और कृषि की जाती है, यही चीज़ दोहराई जाती है। तो स्थानांतरित जो खेती है ये पर्यावरण की शत्रु है। फिलहाल डी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय मिट्टी की समस्याएं। भारत की मिट्टी के सामने सबसे गंभीर चुनौती है मिट्टी का क्षरण। प्राकृतिक कारक और मानव गतिविधियां दोनों ही मिट्टी के क्षरण में योगदान करते हैं।
मूसलाधार बारिश, चलती नदियाँ, ग्लेशियर, हवा और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है। वनों की कटाई, अतिचारण, स्थानांतरित खेती, खराब खेती के तरीके, नदियाँ और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। तीन तीन स्टेटमेंट है, कौन सा क्या पूछ रहा है? विशेषता पूछ रहा है, किसी मिट्टी की विशेषताएं हैं ये तीनों। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जानी जाती है। गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसे करे के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित हैं? देखिए, एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ भी ये लाइन दिखे, आँख बंद करके काली मिट्टी लगा दीजिएगा। काली मिट्टी नहीं होगा तो रेगुर सॉइल होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में करे और उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से इसको जाना जाता है। ये है इसका आंसर। उपर्युक्त सभी विशेषताएं काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी से संबंधित हैं। इसका विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है इस मिट्टी में, अपने ऊपर देखा था एक्सप्लेनेशन में। और इस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती, सूरजमुखी की खेती, खट्टे फलों की खेती और तिलहन फसलों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है, और अतः गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है। गीली होने पर चिपचिपी, सूखने पर दरारें इसमें पड़ जाती हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी की संज्ञा इसको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें अम्लीय गुण निहित होते हैं। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? देखिए, ऊपर एक प्रश्न था, आपको चाय की खेती करनी थी, क्या उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता थी, मिट्टी की विशेषताएं थी। एक तो अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, तो इसमें अम्लीय गुण हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सी मिट्टी हो सकती है? ये पर्वतीय मिट्टी हो सकती है, अम्लीय गुण अगर इसमें है तो। ठीक है, नवीन तथा अविकसित मृदा है ये। हिमालय भी तो नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, तो पर्वतीय मृदा होने की ज़्यादा संभावना हो रही है यहाँ पर। अम्लीय गुण भी है इसमें, जीवाश्म प्रचुर मात्रा में है, पर्वतीय मृदा की बात हो रही है। ये है इसका आंसर। देखिए, उपरोक्त सभी विशेषताएं जो हैं पर्वतीय मृदा से संबंधित है। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको मिलेगी। और इसमें पोटास, फॉस्फोरस और चूने का अभाव होता है, जबकि इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सेब, नाशपाती आदि के वृक्ष उगाए जाते हैं और इस प्रकार की मृदा में अम्लीय गुण निहित होते हैं। और चाय की खेती भी की जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये अंतिम प्रश्न है। मृदा अपरदन को रोकने संबंधी निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। सॉइल एरोजन के कैसे रोकोगे आप? सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करने से, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती करने से, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती करना तथा शस्यावर्तन। उपरोक्त उपायों में से कौन से मृदा अपरदन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं? ऊपर एक प्रश्न था, मिश्रित खेती तो थी उसमें, तो यानी चौथा वाला जरूर होगा। जहाँ जहाँ चार नहीं है उसको हटा दीजिए। बिल्कुल, सीढ़ीदार खेती करना ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती, ये भी है, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तो संभावना चौथे वाले की ज़्यादा है, क्योंकि पहला तो पक्का होगा इसमें। आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। देखिए, उपरोक्त सभी उपायों द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तथा इन उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि किसानों को अपरदन की समस्या तथा समाधान से अवगत कराया जा सके। तो ये 20 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इंडियन सॉइल से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 2 बार अवश्य ही प्रश्न ही आएंगे एग्जाम में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।